के निर्वाचन अधिकारी एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। पंद्रह 767। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मतगणना थी वो मतगणना पूरी हो गई है और यहाँ पर जो मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो निर्वाचन अधिकारी ने खुद इस बात की घोषणा कर दी है। निर्वाचन अधिकारी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा मीडिया के सामने इस बात की घोषणा कर दी है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों के साथ जीत मिली है और जीत की घोषणा खुद निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। एक बार फिर से सुनिए। श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के तो आपको बता दें कि देश में उपराष्ट्रपति पद खाली था और धनखड़ साहब के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, ये पद खाली हो गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को जीत मिली है। आपको बता दें, हालांकि हमारे संवाददाता ने नहीं बताया, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसमें 452 वोट मिले हैं और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट मिले हैं। यानी कि जितनी वोटों की जरूरत थी एनडीए के उम्मीदवार को, उससे ज्यादा वोटों से ये जीत हुई है। एनडीए के उम्मीदवार की 452 वोट मिले हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और 152 वोटों से हरा दिया गया यहाँ पर। यानी कि दोनों में जो अंतर रहा है वो 152 वोटों का रहा है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी और जो सीपी राधाकृष्णन हैं एनडीए के कैंडिडेट, दोनों के बीच जो वोटों का अंतर रहा है वो 152 वोटों का अंतर रहा है। यानी कि 152 वोटों से के बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके हैं और 452 वोटों से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। एक बड़ा अंतर, 152 मत ज्यादा मिले हैं एनडीए उम्मीदवार को। आपको बता दें कि 452 मत मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को और 300 वोट मिले हैं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को, इंडिया ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया था। बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया। इन्होंने वोट नहीं किया, बीजेडी ने भी वोट नहीं किया, बीआरएस ने भी वोट नहीं किया। दोनों पार्टियों ने किसी भी गठबंधन का समर्थन भी नहीं किया। राज्यसभा में बीआरएस के 4 सांसद थे, बीजेडी के 7 सांसद थे और लोकसभा के इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। वाईएसआरसीपी के यानी कि जगन रेड्डी के पार्टी के 11 सांसदों ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला ले लिया था और जो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच आपको याद होगा कि 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर अपने पद से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था, जो कि उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। अब यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत गए हैं
और बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया के उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए हैं। दोनों के बीच जो मतों का अंतर रहा वो 152 वोटों का रहा, यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, कुल 452 वोट मिले हैं, और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। 152 मतों का अंतर रहा है, यानी कि सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों से उपराष्ट्रपति पद की घोषणा कर दी गई है। उनके जीतने की, चुनाव जीतने की घोषणा कर दी है। और जो चुनाव अधिकारी थे श्रीमान मोदी साहब, उन्होंने इस बात की घोषणा मीडिया के सामने कर दी है। आपको बता दें कि संसद की मौजूदा स्थिति क्या थी। 542 सांसद लोकसभा में थे, एक सीट अभी भी यहां पर खाली है, और बहुमत के लिए 391 सांसद, यानी कि 391 सांसद चाहिए थे बहुमत के लिए, और राज्यसभा के 239 सांसद थे, कुल 781 सांसद। राज्यसभा की अभी 6 सीटें खाली हैं। आपको यह भी बता दें 781 सांसदों में बहुमत के लिए 391 मतों की जरूरत थी, जिसमें से जो स्थिति है उस स्थिति में जो वोट मिले हैं वो 452 वोट मिले हैं। इसे गौर करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 391 वोट चाहिए थे, और 391 वोटों में से, यानी कि 391 वोटों में से 452 वोट मिले हैं, यानी कि बहुमत से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वोट आप देखिए एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन साहब को मिले हैं। जो राजनीतिक गठबंधनों की जो मौजूदा स्थिति है, राजनीतिक गठबंधनों की जो मौजूदा स्थिति है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक कौशल है, राजनीतिक कूटनीति है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आप सोचिए कि एनडीए गठबंधन का अभी जो सीटों का समीकरण है वो क्या है। एनडीए गठबंधन का जो सीटों का समीकरण है वो 422 सीटों का है, यानी कि बहुमत से 31 मत ज़्यादा है। एनडीए के गठबंधन में सीटों की जो संख्या है वो 422 है, और इंडिया गठबंधन में जो सीटों की संख्या है वो 319 है, यानी कि बहुमत से 72 वोट इनके पास ज़्यादा है। अब आप ये समझिए कि स्थिति क्या है। इस स्थिति में जो वोट मिले हैं वो वोट मिले हैं एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट को, यानी कि सीपी राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं, उनको वोट मिले हैं 452, जो कि बहुमत से कितना ज़्यादा है। बहुमत के लिए कितना चाहिए? बहुमत के लिए वोट चाहिए 391, यानी कि 391 वोट चाहिए, और मिले कितने हैं सीपी राधाकृष्णन साहब को? 452 वोट, यानी कि बहुमत से कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं। अब बी सुदर्शन रेड्डी को कितने वोट चाहिए? जो इस वक्त विपक्षी दलों की सीटों की संख्या है, वो विपक्षी दलों की सीटों की संख्या है 319। अब इन 319 में भी कितने वोट मिले हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए? विपक्षी पार्टी के गठबंधन को 300 वोट मिले, यानी कि जो गठबंधन सपोर्ट कर रहा है विपक्षी पार्टियों का, वो 319 कर रहा है, यानी कि 319 में से 19 मत आपको कम मिले हैं। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय शर्मा, एनडीए का एक बार फिर से राजनीतिक कौशल दिखाई दिया है। राजनीतिक कौशल संजय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो दलीय स्थिति है, उस दलीय स्थिति में एनडीए की है, जो सीटों की संख्या एनडीए की है, वो सीटों की संख्या के हिसाब से 400 राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति में 422 एनडीए के और 319, लेकिन सीपी राधाकृष्णन को कितने मिल जाते हैं? 452 मिल जाते हैं। और जो विपक्षी दल हैं जिनके पास अभी जो सीटों का समीकरण वो 319 है, उनकी 19 सीटें घट जाती हैं और उन्हें सिर्फ 300 ही मिलते हैं। देखिए मनोज, कांग्रेस की जो रणनीति किस तरह से धराशायी हुई हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आज शाम को ही इस बात का दावा किया था कि उनके इंडी गठबंधन के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के 315 वोट पड़े, लेकिन वोट कितने मिले? वोट मिले 300। सुदर्शन रेड्डी को मिले वोट 300। तो ये बचे हुए 15 वोट कहां गए? तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 15 में से 14 जो सांसद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके एनडीए के उम्मीदवार
सीपी राधाकृष्णन को वोट डाले। तो अभी कांग्रेस को देखना होगा, सोचना पड़ेगा कि वोट चोरी कहाँ होता है। जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते हैं, उनको अपनी पार्टी में खोजना होगा कि वोट चोरी कैसे होता है, सांसद क्रॉस वोटिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए की रणनीति काफी सफल रही। 427 कुल मिलाकर के एनडीए का फिगर था। उनका दावा था कि उनके सभी वोट डल गए। 427 से कहीं ज्यादा संख्या उभर करके सामने आई है, 452। तो यानी 27 वोट ज्यादा मिले हैं एनडीए के उम्मीदवार को, सीपी राधाकृष्णन को। तो बीजेपी और एनडीए ने 27 वोटों की जुगाड़ की है। इसमें से 14 वोट क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस के वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा बाकी दलों से भी बात करके, जो कि इंडी गठबंधन का ही पार्ट थे, उनसे बात करके उनके वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा 13 वोट ऐसे थे जो कि विपक्षी खेमे में जाने थे, उनको विपक्षी खेमे में जाने से रोका। इनमें से 7 वोट बीजू जनता दल के थे, बीजेडी के 4 वोट थे बीआरएस के, 1 वोट था अकाली दल का, 1 वोट था निर्दलीय। तो इस तरीके से 13 वोट बीजेपी एनडीए ने विपक्ष के खेमे में जाने से रोका, उनको वोट डालने से एब्सटेंड करवाया। तो ये पूरी की पूरी रणनीतियां बनी, कई दिनों से इसकी तैयारियां कर रही थी बीजेपी एनडीए। तो पूरी की पूरी रणनीति सक्सेस रही, कामयाब रही, जबरदस्त जीत का मार्जिन रहा। 300 और 452 यानी 152 वोटों के अंतर से परास्त किया है सुदर्शन रेड्डी को। तो ये बड़ी भारी जीत है और एनडीए की जो रणनीतिक सफलता है उसको भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस पर भी मोहर लग चुकी है। संजय, 152 जो सीटों का अंतर है, 152 मतों का जो अंतर है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। आपने ठीक कहा कि बीजेपी का जो राजनीतिक कौशल है वो वाकई दिखाई दिया है। लेकिन सबसे बड़े संकट की बात है, 300 वोट मिले हैं विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोट की चोरी हो गई है, ये वोट की चोरी में कांग्रेस के वोट हैं या विपक्षी दलों के साथ, कांग्रेस के साथ जो अन्य दल हैं उनके वोट हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि अगर कांग्रेस के सांसदों ने अगर क्रॉस वोटिंग कर दी है, ये तो बड़ी भारी फजीयत हो जाएगी कांग्रेस की। बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा एनडी गठबंधन को कि उनका खुद का जो वोट था, जो उनके आते थे, उससे कम उनकी क्यों आ रही है। जहां तक बीजेपी एनडी की बात है, 427 का फिगर वो पहले दिन से बता रहे थे, 427 से बढ़कर के उनका फिगर हो जाता 452, यानी 25 नंबर ज्यादा मिलते हैं एनडीए के उम्मीदवार को। तो ये एनडीए के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि उनके वोट लगातार जितने वो गिनते हैं उससे कम कैसे हो जाते हैं। वोट की चोरी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है वोट की चोरी? क्या चुनाव आयोग कर रहा है या ईवीएम कर रही है? कौन कर रहा है? उनके सांसद कोई ऑर्डिनरी जनता नहीं, आम जनता नहीं है देश की। उनके सांसदों के क्रॉस वोटिंग होते हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को सोचना पड़ेगा, उनको आत्मावलोकन करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी कि उनके नेता आखिर कौन कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनके ही कैंडिडेट को वोट नहीं डाले। ये बड़ा सवाल संजय बता रहे हैं कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिनने अपने ही कैंडिडेट को वोट नहीं डाले। अब ये देखना पड़ेगा कि विपक्षी गठबंधन है, उस विपक्षी गठबंधन में तमाम कांग्रेस के सहयोगी हैं, क्या उन्होंने वोट नहीं डाले या कांग्रेस के सांसदों ने ही इसमें क्रॉस वोटिंग कर दी है। और अगर कांग्रेस के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो फिर कांग्रेस क्या कहेगी। निश्चित तौर पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के दावे तो यहां पर लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है। और कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे संजय, तो इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग हो गई। मुकेश त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कल पैनल में थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी, जगदीश शर्मा से कह दिया था कि बोले इत्मीनान रखिए, आप देखिए कि कल कितने सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं और वो कितने सांसद एनडीए से प्रभावित होते हैं, वो कितने सांसद सीपी राधाकृष्णन से प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी बात संभव शर्मा इस वक्त और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। संभव, आपके पास कोई नई जानकारी? क्रॉस वोटिंग करने की खबर आ रही है, किन किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है? जी बिल्कुल, देखिए ये खबर तो आ रही है, लेकिन अभी इसका ये क्लैरिटी एकदम नहीं है कि क्या ये बिल्कुल सही है या खबर कुछ गलत है। लेकिन फिलहाल मैं प्रहलाद जोशी के घर के बाहर हूँ, 10 अकबर रोड पर, और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जश्न की पूरी तैयारी है। और कई टॉप लीडर्स जो बीजेपी के हैं वो यहाँ ऑलरेडी
पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सब पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने की उम्मीद है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी कुछ देर में पहुंचने की उम्मीद है। लगभग और जो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो प्रहलाद जोशी के घर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर जश्न की तैयारी हो रही है। जैसे ही ये बात साफ हुई कि सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे, यहाँ पर एक तरह से ढोल नगाड़े बजने लगे और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार कहूँगा सुधीर से कि पैन करके दिखाएं कि कहाँ पर किस तरह से यहाँ पर विजुअली यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप लॉन्ग शॉट्स में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और अगर हम वोट की बात करें तो जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और यहाँ पर एक तरह से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी की हार हुई है और सीपी राधाकृष्णन की विक्ट्री। और पहले से ये प्रोग्राम यहाँ पर तय था और जश्न की तैयारियां लगातार यहाँ पर हो रही हैं और जैसे जैसे टॉप लीडरशिप बीजेपी की आएगी, जिस तरह जैसे जैसे यहाँ पर क्योंकि अभी खबर मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर होंगे और उनके साथ साथ जेपी नड्डा होंगे और खबर यहाँ भी ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो कि सीपी राधाकृष्णन हैं उनको यहाँ पर बधाई देने आएंगे क्योंकि वो यहीं पर इन्हीं के रेसिडेंस पर रह रहे थे 10 अकबर रोड पे। और कई चीज़ें जो जिस तरह से जो आप बात कह रहे हैं अभी की क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई है और तमाम जो अटकलें चल रही हैं, जो खबरें हवा में हैं, उनका सत्यापन पुष्टि एक तरह से आज रात में या कल होगी। तो कल का दिन भी क्रूशल रहेगा क्योंकि तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं राजनीतिक डेवलपमेंट वो होंगे। फिलहाल यहाँ पर जश्न की तैयारी और एक तरह से कहा जाए जश्न की शुरुआत हो चुकी है 10 अकबर रोड पर, जहाँ से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, संभव हम तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि दक्षिण भारत से ही जोशी जी आते हैं जिनके घर के बाहर आप, प्रहलाद जोशी आते हैं जिनके घर के बाहर आप खड़े हुए हैं और दक्षिण भारत का ही चेहरा है। उपराष्ट्रपति का जो चेहरा है यानी कि राधाकृष्णन साहब दक्षिण भारत से आते हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त दक्षिण भारत का एक संकेत देने की कोशिश दक्षिण भारत के घर से जहां आप खड़े हुए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ 10 अकबर रोड पर एक तरह से पूरी जश्न की तैयारी और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक ऑपरेशन साउथ एक तरह से कहा जा सकता है और मिशन साउथ कहा जा सकता है कि वो अपने जो पैर हैं वो साउथ की पॉलिटिक्स में ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं और उसी की पहल के रूप में ये वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखा जा रहा है। और आपको याद होगा, अगर मैं हम लोग कुछ ही लगभग कुछ हफ्तों पहले जिस तरह से रात ही का लगभग यही समय था जब पिछले वाइस प्रेसिडेंट ने अचानक से हेल्थ का अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रिज़ाइन किया था और एक तरह से पूरे देश की राजनीति में वाइस प्रेसिडेंट अगले कौन होंगे और तमाम अटकलें लगनी शुरू हो गई थी और वहीं से तमाम नाम भी सामने आए थे। लेकिन जिस तरह से आप साउथ की बात कर रहे हैं तो जितने नाम सामने आए थे सीपी राधाकृष्णन से पहले वो सब साउथ की पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड थे। कुछ पूर्व जजेस के नाम भी सामने आए थे जिनको एनडीए उतार सकती थी, लेकिन एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन के साथ जाने का फैसला किया और अब लगभग अब नतीजा साफ है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट यहाँ अंदर प्रहलाद जोशी के घर में है। विजुअल्स हमारे दर्शक सीधे देख सकते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके इधर भी दिखाएं। देखिए भरतनाट्यम यहाँ पर हो रहा है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा अगर हो सके, क्योंकि यहाँ पर तमाम पूरी मीडिया यहाँ मौजूद है तो थोड़ा टफ है विजुअली दिखाना, लेकिन देखिए किस तरह से भरतनाट्यम हो रहा है और एक तरह से साउथ की
तस्वीर दिखाने की कोशिश एनडीए के द्वारा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं साउथ के वोटर, साउथ की पॉलिटिक्स और साउथ के कल्चर को एक तरह से एनडीए का टारगेट करने की कोशिश। और शायद मुझे अभी आवाज़ भी आना कुछ देर में बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी शोर है, ढोल नगाड़ों का काफ़ी ज़्यादा शोर है। और मैं खुद देखने की पीछे कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। तो भरतनाट्यम यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, कलाकार इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक तरह से बिल्कुल जो आपने कहा, साउथ की पॉलिटिक्स और साउथ को टारगेट करने की यहाँ बीजेपी और एनडीए की कोशिश। तो अभी क्या क्या कार्यक्रम है? आपने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता और केंद्र के मंत्री पहुंचेंगे, लेकिन कार्यक्रम क्या है, जश्न की रूपरेखा क्या होगी? आपने दिखा दिया कि भरतनाट्यम चल रहा है, दक्षिण का संकेत आ रहा है स्वर लहरियों के साथ, संगीत की लहरियों के साथ, लेकिन और संकेत क्या क्या है? संभव, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन है, लेकिन प्लीज आप एक बार क्वेश्चन दोहरा दें, क्योंकि पीछे काफी आवाज है और हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं संभव आपके पास आता हूं। तब तक इस वक्त आलोक मेहता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं। आलोक मेहता जी, एक बड़े अंतर के साथ 452 मतों के साथ, वोटों के साथ सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। और जो रोचक तथ्य निकल कर आ रहा है, वो तथ्य ये निकल कर आ रहा है कि विपक्षी दलों के करीब 14-15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। मनोज जी, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जयराम रमेश जी ने बाकायदा ये कहा है दिन में शाम को भी कि हमें 315 लोगों ने दिया और हम बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री, एक तरह से मॉरल विक्ट्री है जी। और उसके बाद 1 घंटे के बाद ये बताया गया कि 15 तो उनके कम हो गए जी, मैंने अपने आप। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ। अब ये बताइए कैसे कोई वोट चोरी की बात कर सकता है? उनके प्रतिनिधि के सामने डिब्बा खोला गया, उनके खुद का दावा था कि हमने ठीक वोट डाला, उनके लोगों ने यदि नहीं पसंद किया। और दूसरा, एनडीए के पास कितना अधिक मिल गया, जो उम्मीद थी उससे ज्यादा। आप देखिए 452, 452, ये अपने आप में रिकॉर्ड है जीत के हिसाब से भी, जो एनडीए का स्ट्रेंथ बीजेपी के हिसाब से जो उनकी रणनीति थी। और जब कांग्रेस के पास ये बहाना है कि वोट चोरी, अब यहाँ तो कोई वोटर लिस्ट भी नहीं है, चोरी का मलेशिया में गए हुए थे राहुल गांधी, वहां पर कोई उन्होंने दूरबीन लगा रखा था क्या? आप ये बताइए कि इसके लिए अपनी पार्टी की तैयारी ना हो, उनके लोगों ने वोट उनके साथ जो गठबंधन किया, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस ने किया, किसने किया ये तो पता नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत ही सीक्रेट वोट होता है। और अंतरात्मा की आवाज तो राहुल गांधी का अनाउंसमेंट था। अब उनके प्रतिनिधि ने, भाई इंदिरा गांधी ने जब कहा था अंतरात्मा, तो कई लोगों ने नहीं उनको वोट किया, किसी ने वोट किया उनके लिए। आज यदि राहुल गांधी इंदिरा गांधी की जगह होते तो जीत जाते। अंतरात्मा की आवाज, सच में अंतरात्मा की आवाज सुन के उनके समर्थकों ने, मैंने उनके गठबंधन के समर्थकों ने यदि कांग्रेस के किसने किया, ये वो अपना समीक्षा करेंगे। हम और आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जीत है। जिस तरह से एक वैचारिक यदि जीत में भी कहे तो राधाकृष्णन को नायडू, मैंने जो कभी एक समय में यूपीए के और आज कल तक मतलब उनको बड़ा खास, उनको पहले लोग ये कहते थे, आज उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने भी बाकायदा तेलुगु देशम ने, क्योंकि तेलुगु उम्मीदवार मतलब आप कहिए कि जिस तरह से उनका एक जो लगता था कि साहब उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखिए आंध्रा में ऐसा हुआ, तेलंगाना में भी उन लोगों ने अपने को विड्रॉ कर लिया, वोट नहीं डालने को कह दिया, लेकिन तेलुगु देशम ने वोट दिया। वाईएसआर, उनकी पार्टी ने, जगन मोहन रेड्डी, जिनको कांग्रेस ने, आज उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, ये कहा जाता था कि साहब उनको डराया जा रहा है, अरे वो केस तो शुरू किया कांग्रेस रिजिम में। मैं मौजूद था जब अहमद पटेल के यहाँ भी बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि देखिए उनको तंग न किया जाए, तब भी कांग्रेस के जो नेताओं ने जो उनको निपटाना चाहते थे, जगन मोहन रेड्डी को बर्बाद किया। आज चाहे वो हार गए हैं, वो बीजेपी के खिलाफ रहे, अपना उन्होंने काम किया, लेकिन उनको लगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ कैसे जा सकते हैं जिन्होंने उन्हीं को जेल भिजवाने का इंतजाम किया था, उन्होंने ही केस शुरू कराया था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये अपने आप में, और दक्षिण भारत का बीजेपी ने वेंकैया नायडू के बाद एक दूसरा कदम है
जिससे लगता है कि बीजेपी, वो चाहे तमिलनाडु केरल में कोई पार्टी जीते, हम ये नहीं कह रहे कि कल बीजेपी वहां बहुमत ले आएगी या विधानसभा में जीतेगी, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का दायित्व है। यदि इंदिरा गांधी चिकमगलूर से जीती थी तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में, और ये तो कोयम्बटूर में कब जीते हैं, 96 में। आप ये बताइए ना कि ऐसा नहीं है कि राधा कृष्णन जी जो है वो अचानक उनको ले आए ऊपर, जैसे रेड्डी जी को लाए जिन्होंने सलवा जुडूम को खत्म कर दिया। मनोज जी, आप छत्तीसगढ़ को इतना फॉलो करते रहे, मध्य प्रदेश को, देश को जानते हैं, क्या उस तरह से बड़ा अपराध नहीं था कि आप उन नक्सल्स का समर्थन करें, चाहे जज के नाते भी करें? लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हाँ मेरी विचारधारा है। तो जज रहते हुए भी उनके बड़ा सम्मान में करता हूं एक जज के नाते, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया था वो नक्सलियों को छूट देने के लिए किया। सलवा जुडूम जो आदिवासी लड़ना चाहते थे उनको वो किया, उसके लिए और इंतजार करना पड़ा। आदिवासी जब पुलिस में भर्ती हुए, आज लगभग नक्सल खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सुदर्शन रेड्डी जी को प्रतीक के लिए उन लोगों ने लाए, क्योंकि आइडियोलॉजिकल उन लोगों को लगता है कि अनार्की इस देश में हो। मुझे दुख की बात कहना पड़ता है कि आप ये देखिए कि मलेशिया से क्या फंडिंग हो रही थी, जिस तरह से इस तरह के अपने लोगों को पटाने के लिए क्या किया जा रहा था। जो कांग्रेस पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त का काम करती, शिबू सोरेन आज नहीं है दुनिया में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय किस कांग्रेस की सरकार ने नहीं खरीदा था क्या? आज वो क्रॉस वोटिंग चोरी की बात संसद में कर रहे हैं। संसद में वोट चोरी का केस, इसमें कोर्ट तक ने सजा दिया, उसको आप ये कहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ क्या किया था? तो मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाने के बजाय लोकतंत्र में, मैं तो ये मानता था कि शायद सद्बुद्धि आएगी और एक मिला जुला उन्हीं को स्वीकार कर लेंगे राधा कृष्णन जी को। पहले वो खड़े करते, बाद में विड्रा कर देते। तो कांग्रेस और इंडिया की, चूंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती, मैंने दिन में भी कहा था कि उपराष्ट्रपति के लिए बड़ी चुनौती होगी कि संसद अच्छा चले, पूरे नियम कानून बदले जाए, क्योंकि वो 1952 के बाद नहीं बदले तो अराजकता की स्थिति जो कांग्रेस पैदा करना चाहती है संसद में, उसे रोकने के लिए नियमों में उसमें कांग्रेस को भी लाभ होगा, क्योंकि अपनी बात कहने के लिए संसद केवल हंगामा के लिए न रहे। 25% 30% संसद में काम होता है बिकॉज ऑफ द इंडिया का जो राहुल गांधी का तरीका है। और वो तो कहते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे अनार्की चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का